Assalamu alaikum. So in this video, I will discuss some MCQs regarding CVS physiology, जिसमें सबसे मेरा मेन जो फोकस इस वीडियो में होगा वो ECG के रिलेटेड MCQs में होगा और I will explain the MCQs. It is specially for first year students और I know कि बहुत से बच्चों को ECG स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि how to interpret it और इसमें से किस तरह के MCQs आ सकते हैं और कुछ को जिनको फिजियो का शौक होता है और हार्ट का स्पेशली शौक होता है तो वो इसके बारे में जानना चाहता है। सो MCQs इज़ द बेस्ट वे कि आपको कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जा सके उसके थ्रू। और मोस्ट ऑफ द बच्चों के MCQs भी फिजियोलॉजी में लाइक इस तरह ही गलत होते हैं और अब जो सिलेबस है उसमें मेन फोकस MCQs पे ही होता है और वही मुश्किल आते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें ECG लीड्स के रिलेटेड जो MCQs है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट बट हमेशा हमें इजी से ही स्टार्ट करना चाहिए। देन वी विल गो टुवर्ड द ECG फाइंडिंग्स, जो हमें ECG फाइंडिंग्स के रिलेटेड कुछ MCQs होंगे और वेरिएट कर रहे होंगे MCQs, लाइक हर चीज़ ECG और हार्ट के रिलेटेड ही होगी जो भी होगी। देन वेक्टर्स का टॉपिक के रिलेटेड भी होंगे। वेक्टर्स का टॉपिक इस तरह का टॉपिक है लाइक सम टीचर्स लाइक दिस फैक्ट और वो इसके रिलेटेड थोड़ा से क्वेश्चन पूछते हैं बट ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में। इसके रिलेटेड MCQs बताने का मकसद वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आप लोग खुद लेने बैठेंगे या खुद ढूंढने बैठेंगे तो आपको शायद बिल्कुल भी ना समझ आए, बट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट ताकि आप लोग उसको समझ सकें। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने HODs को प्रोफ के वाइवा में कन्वे कर देते हैं then surely they will give you distinction. So come towards the MCQs. So it's an MCQs. When recording lead 1 on an EKG, the right arm is negative electrode and the positive electrode is। अब देखिए सबसे पहले तो हमारे पास होती है लीड 1 2 3, उसके अलावा होती है हमारे पास ये है बाइपोलर लीड्स। उसके अलावा हमारे पास 3 लीड होती है जो यूनिपोलर होती है, AVL AVF AVR। और हमारे पास 6 प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स होती है, V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6। दीज आर द 12 लीड्स जो कि एट सेम टाइम हम किसी भी पेशेंट के लगाते हैं और ECG रिकॉर्ड होती है 1 बाय 1 लीड। पहले एक लीड की हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका पैटर्न बन जाता है सेकंड थर्ड, एट द सेम टाइम फिर हम इस तरह 12 की रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ECG की जो लीड 1 है इसका राइट आर्म नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है हमारे पास अल्फा लेफ्ट आर्म। तो ये हमें कैसे पता लगा, तो ये इनकी स्पेसिफाइड है कि कौन सा इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा। तो यू कैन सी हियर, हम लीड 1 को देखते हैं, ये हमारे पास लीड 1 है। तो लीड 1 का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव इज राइट आर्म एंड पॉजिटिव इज लेफ्ट आर्म। सो कम टू द लीड 2। इस लीड 2 में हमारे पास राइट आर्म फिर से नेगेटिव है, राइट साइड नेगेटिव और लेफ्ट लेग इज पॉजिटिव। नाउ कम टू द लीड 3। अब लीड 3 जो होती है वो हमारे पास होती है लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। तो इसमें लेफ्ट आर्म नेगेटिव हो गई है और लेफ्ट लेग पॉजिटिव हो गया है। तो आप लोग किस तरह याद रख सकते हैं, लीड 1 राइट आर्म नेगेटिव, जो राइट साइड है वो दो लीड 1 में भी नेगेटिव है, लीड 2 में भी नेगेटिव है, और जो लेफ्ट लेग है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और जो हमारे पास लेफ्ट आर्म है वो हमारे पास लेफ्ट आर्म जो है लीड 1 में पॉजिटिव है और लीड 3 में हमारे पास नेगेटिव है। ये हमारे पास बाइपोलर लीड, जिसमें आप लोग देख सकते हैं दो जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। ये AVL AVF और AVR ये यूनिपोलर लीड्स है, ये सिर्फ एक पर लगी होती है, AVR फॉर द राइट आर्म, AVL फॉर द लेफ्ट आर्म एंड AVF फॉर द लेफ्ट फुट या लेफ्ट लेग। तो ये आप लोग को लीड्स का पता होना चाहिए। ये V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6 ये हमारी चेस्ट पे लगी होती है और इनका पैटर्न स्पेसिफाइड होता है कि V1 हमारे पास किस इंटरकोस्टल स्पेस पे लगी होगी। तो वो भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से डिस्कस करूंगा।
तो ये अगर आप लोगों को आती है तो लीड्स के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा जो कि आ जाता होता है तो आप लोगों को वो आता होगा, और ये बहुत मतलब वाइवा में रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है. When recording lead AVL on an EKG, the positive electrode is AVL. ये यूनिपोलर लीड है. सबसे पहले आपने देखना है ये बाइपोलर है कि यूनिपोलर. इट्स अ यूनिपोलर लीड. यूनिपोलर लीड में सिर्फ एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज ही होता है, दूसरा हमारे पास न्यूट्रल होता है. तो एवीएल में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रोड होगा, AVL4. मैंने बताया था लेफ्ट फॉर लेफ्ट आर्म है ये, तो इसका आंसर अल्फा होगा. अगर यहाँ पे AVR भी पूछ सकते थे, वो पूछते पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फॉर AVR, तो आप लोग किस पे जाते, राइट आर्म. वो पूछते पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फॉर AVF, तो आप लोग किसको टिक करते, तो वो आप लोग लेफ्ट लेग को टिक करते. तो ये अभी सिंपल एमसीक्यूज चल रहे हैं, बट ये आपको मैंने बता दिया कि लीड 1 2 3 और AVF AVR और AVL किस तरह आ सकते हैं, तो आप लोग कोई भी अब एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं. A 70-year-old man had the EKG during his annual physical exam. What is QT interval? तो ये QT interval, ये चार ऑप्शंस है बट चारों इनकरेक्ट है. QT interval इसका 0.4 है. वैसे QT interval नॉर्मली जो होता है वो 0.35 टू 0.4 सेकेंड ही होता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हुआ था, तो 0.4 टू 0.35 टू 0.4 होता है. तो ये ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन में स्लाइटली ईसीजी, अब जब एज ज्यादा होती है तो स्लाइटली क्यूटी प्रोलोंगेशन भी देखी जाती है. सो 0.4 इज द बेस्ट आंसर. 0.35 वैसे होता है, 0.3 इसलिए नहीं है क्योंकि क्यूटी इंटरवल छोटा नहीं होता. अब क्यूटी इंटरवल बड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास ईसीजी है, क्यूटी अगर उसका बड़ा इंटरवल इंक्रीज कर जाता है इसका मतलब है उसका हार्ट रेट कम है. आप लोगों को पता है ओल्ड एज में हार्ट रेट इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, इंक्रीज नहीं होता वो. Now come to the EKG. So this is ECG, normal ECG जिसमें एक आपको P इंटरवल P वेव नजर आती है, एक QRS वेव नजर आती है और एक T वेव नजर आती है. तो ये हमारे पास ECG है, नॉर्मल ECG. सो P वेव शो एट्रियल डीपोलराइजेशन. अब एट्रियल रीपोलराइजेशन बेसिकली इधर कहीं होती है, तो ये असल में जो ये हमारे पास है ये है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के अंदर ही वो दब जाती है, तो हमें एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव नजर नहीं आती. एंड दिस इज द टी वेव जो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की है. अब इस ईसीजी आप लोग सोचते होंगे कि ईसीजी सिर्फ लाइंस है. व्हाट वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम इट, वी कैन इंटरप्रेट एवरीथिंग फ्रॉम इट. हम इससे हर चीज पता लगा सकते हैं. सबसे इनिशियल स्टेप होता है हार्ट का, इससे हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पता लगा सकते हैं बाय लुकिंग एट द एसटी प्रोलोंगेशन. हम इससे हार्ट ब्लॉक टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, हमें सारे हार्ट ब्लॉक्स का पता लग सकता है. एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हम ईसीजी से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो आप लोगों को ईसीजी पे अगर ग्रिप होगी, इफ यू वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा. व्हाट इज द हार्ट रेट, हाउ टू फाइंड अ हार्ट रेट. इधर अब थोड़ा सा ये क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पे नजर, तो ये वैसे हार्ट रेट दो आर आर के दरमियान हम बॉक्सेस से पता लगाते हैं. मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज बताता हूँ, इधर बॉक्सेस इतने क्लियर नहीं है बट उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. इस आंसर इज बीटा 70. बट क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो फॉर्मूला वो होता है अगर हम पहले गिनते नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन द टू आर आर कॉम्प्लेक्सेस, तो बिग स्क्वायर से हमें पता लगता है कि कितने बिग स्क्वायर है दो आर आर कॉम्प्लेक्स के दरमियान. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ईसीजी नीचे आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक ये आर है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एक ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. अब इसके दरमियान हम देखते हैं लार्ज बॉक्सेस 1 2 3 4 5. इसके 4 स्मॉल बॉक्सेस है, इसके 1, यानी ये 6 है. ऑलमोस्ट 6 बॉक्सेस है. तो हम 300 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 50 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट आ गया. अच्छा, अब ये फॉर्मूलाज और 1500 किस किस वजह से हमने यहाँ पे लिया है, ये
एक और अलहदा फॉर्मूला है, इसमें हम स्मॉल स्क्वायर्स गिनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 6 लार्ज बॉक्सेस थे, एक लार्ज बॉक्स में 5 स्क्वायर होते हैं, तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, तो बेसिकली 30 स्मॉल स्क्वायर्स को हम नीचे रखेंगे। 30 को अगर हम नीचे रखते हैं तो 1500 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 50 बीट्स पर मिनट, तो उस केस में भी 50 ही होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो लार्ज बॉक्स है इसमें 5 स्मॉल बॉक्स है, तो अगर हमारे पास 5, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लार्ज बॉक्सेस कंप्लीट है और एक लार्ज बॉक्स हाफ है, तो हमने यहाँ पे हाफ लार्ज बॉक्स का मतलब होता है कि 2.5 स्मॉल बॉक्सेस उसमें होंगे, क्योंकि एक लार्ज बॉक्स में टोटल 5 बॉक्सेस होते हैं स्मॉल। तो आपने जब देखना है 1 लार्ज बॉक्स, 2 लार्ज बॉक्स, अब ये हाफ है तो आपने इसको 2.25 लार्ज बॉक्सेस नहीं 2.5 लार्ज बॉक्सेस लिखना है। तो ये गलती हो जाती होती है बहुत सारे स्टूडेंट से, उसकी वजह से यहाँ पे हार्ट रेट डिफरेंट आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 फुल बॉक्सेस है और एक फुल बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, उसमें से आपके पास 4 है, तो ये हमारे पास 2.8 होगा, क्योंकि एक जो स्मॉल बॉक्स है वो हमारे पास 0.2 लार्ज बॉक्स है, और जब 5 स्मॉल बॉक्सेस होंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 1 लार्ज बॉक्स। तो ये आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इवन एचओस के लेवल पे उनको क्लियर नहीं होता कि हमने एक स्मॉल बॉक्स को 0.2 लार्ज बॉक्स के इक्वल गिनना होता है। तो ये आप लोग के पास 2 फॉर्मूलाज आ गए, इससे आप लोग ईसीजी से हार्ट रेट कर सकते हैं फाइंड। आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, यू कैन टेक एनी ईसीजी, आप कोई भी ईसीजी पकड़े, आप उसके दरमियान 2 आर इंटरवल के दरमियान में बॉक्सेस गिने, उसको लार्ज बॉक्सेस को 300 से डिवाइड कर सकते हैं, या स्मॉल बॉक्सेस अगर गिनते हैं तो 1500 से, आपको उस बंदे का हार्ट रेट पता लग जाएगा। इतनी बेसिक आप लोग को अभी से करनी आनी चाहिए। What is the normal QT interval? So मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, normal QT interval is 0.35। अच्छा, ये MCQs सारे important MCQs है, तो ये QT interval पे जोर क्यों दिया जा रहा है? QT interval बहुत important interval होता है, क्योंकि ये अगर prolong हो जाए तो ventricular fibrillation हो जाती है, तो ये नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, तो ये अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है अबाउट 0.45 सेकंड और इंक्रीज करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगेन एमसीक्यूज ऑफ द लीड, व्हेन रिकॉर्डिंग लीड 2 ऑन एन ईकेजी, लीड 2 ईकेजी द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड लीड 2 का क्या होता है? राइट आर्म, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होगा? लेफ्ट लेग। तो इसका हमारे पास लेफ्ट लेग है, ये लीड 2 था, इसका लेफ्ट लेग था। नेक्स्ट वही लीड 3 का आ गया, तो इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास लेफ्ट आर्म होती है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास लेफ्ट लेग होती है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि वो एमसीक्यूज किसी भी तरह पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको सारे रिलेटेड एमसीक्यूज बता दिया। अब आप लोग का आई होप कोई लीड्स के रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जाए तो गलत नहीं होगा। नाउ आवर डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, सो उसमें अब मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा। A 65-year-old man have an EKG recorded at a local emergency room following a biking accident. His weight is 80 kg and his aortic pressure is 160 by 90. The QRS voltage is 0.5 millivolt in lead 1 and 1.5 millivolt in lead 3. What is QRS voltage in lead 2? QRS वोल्टेज लीड 2 में फाइंड करने का सबसे इजी मेथड, लीड 2 इज इक्वल टू लीड 1 प्लस लीड 3। सिंपली आपने लीड 1 की वैल्यू को और लीड 3 की वैल्यू को ऐड करना है, आपके पास 2 मिली वोल्ट आ जाएगी और ये आपके QRS लीड 2 की वैल्यू होगी। अब आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, जो आप लोग ये नॉर्मल ईसीजी नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी आप लोग को पीछे मैंने ईसीजी दिखाई थी, ये नॉर्मल ईसीजी है। ये हमारे पास 12 लीड्स होती है, सबकी ईसीजी डिफरेंट है। ये वाली जो ईसीजी आप लोग नॉर्मली फर्स्ट ईयर में देखेंगे, ये सारी लीड 2 की फाइंडिंग्स है। तो आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने जो ईसीजी फर्स्ट ईयर में पढ़ी है तो ये कौन सी ईसीजी, कौन सी लीड की ईसीजी है? तो ये लीड 2 की ईसीजी है, ओके। और इसमें पॉजिटिव QRS है, पॉजिटिव P वेव है, पॉजिटिव T वेव है।
कुछ लीड्स है जिनमें ये सब कुछ इनवर्स होता है. फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल इज AVR, जिसमें सब कुछ ही इनवर्स होगा. P वेव भी इनवर्स, T वेव भी, QRS इंटरवल भी. तो 12 लीड्स होती है और हर लीड की डिफरेंट फाइंडिंग्स होती है. कॉन्सेप्ट सब में सेम होता है. तो ये हमारे पास हो गया. तो इसका आंसर 2 था. अब देखिए ये हमने किस तरह फाइंड किया. ये आप लोग को इनथोवियंस रूल पता है, या इनथोवियंस ट्राइंगल भी बना हुआ है. अब लीड 1 की फॉर एग्जांपल 0.5 है और हमारे पास लीड 3 है 0.7. इनको सिंपली आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास लीड 2 की वैल्यू आ जाएगी. अब आप लोग इसी प्लस माइनस इसको एक को राइट हैंड साइड पे ले जाए, लीड 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए. इस तरह वेरिएट करके आप किसी भी लीड की, आपको अगर लीड 2 और लीड 3 दी हुई है तो आप इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. आपने लीड 2 माइनस लीड 3 करना है, आपके पास आ जाएगी लीड 1 की वैल्यू जो कि 0.5 है. 1.2 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.5. आपने उसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके किसी भी लीड की फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज, अगर आपको दो लीड्स की पता है. अब ये MCQ देखा है, इसके रिलेटेड जितने MCQs बन सकते हैं मैं वो आपको बता दूंगा. Which of the following condition will usually result in right axis deviation? हमारा हार्ट का एंगल आप लोग को पता होगा 59 to 60 डिग्री है. तो नॉर्मल एक्सिस पे अगर देखा जाए तो राइट एक्सिस डेविएशन और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कुछ इस तरह होती है कि राइट एक्सिस डेविएशन होती है अगर ये 90 से इंक्रीज कर जाए, और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है अगर ये हमारे पास 0 से ऊपर चल जाए. लाइक नॉर्मल रेंज इज बिटवीन 0 to 90. अब राइट एक्सिस डेविएशन हो चुकी है. अब राइट एक्सिस डेविएशन जो हमारे पास है किन किन केसेस में होती है. जब भी राइट एक्सिस डेविएशन का आपने पढ़ना है तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के रिलेटेड चीज हो सकती है. वो पर्सन लीन हो सकता है, उसमें राइट एक्सिस डेविएशन होती है. अब राइट वेंट्रिकुलर किधर पंप करता है? राइट वेंट्रिकुलर हमारा लंग्स में ब्लड को पंप करेगा. अब अगर हमारे पास जो लंग्स को रास्ता जाता है वो ब्लॉक है तो हमारे पास क्या होगा कि हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा लंग्स में ब्लड भेजने के लिए, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो हमारे पास क्या होगा? राइट एक्सिस डेविएशन होगी. तो हम देख सकते हैं कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होगी तो हमारे पास क्या है? लेफ्ट हार्ट ने सिस्टेमिक आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करना है. तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मींस लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. तो ये आंसर गलत है. एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस ये भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जाएगा. अगर स्टेनोसिस हुआ इसका मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है. तो ब्लड हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. एओर्टिक वॉल्व रिगर्जिटेशन ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल के रिलेटेड है, तो ये भी हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डेविएशन करेगा. एक्सेस एब्डोमिनल फैट ये हमारे पास नीचे से एक्सेस फैट हार्ट को लेफ्ट साइड पे डेविएट करता है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया. तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब होगी तो हमारे पास क्या होगा? whenever pulmonary hypertension take place right ventricular have to work more. जब वो ज्यादा वर्क करेगा तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विच लीड्स टू राइट एक्सिस डेविएशन. नेक्स्ट कम टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो कि इवन आई कैन से कि मोस्ट ऑफ द एचओस इवन जब आप इससे आगे जाते हैं तो उनको भी इस चीज में कंफ्यूजन होती है. बट आई विल ट्राई कि मैं इसको सबसे सिंपलेस्ट वे में बताऊं, जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बताऊं. ये जस्ट टू इंटरप्रेट द थिंग्स, ये काफी हाई लेवल की चीजें है, बट मैं अगेन बताता हूँ, मैं बहुत थोड़ा बताऊंगा जो कि पूछा जा सकता है आप लोगों से प्रोफ के वाइवा में, और वो सिर्फ तब पूछा जाएगा जब वो आपको डिस्टिंक्शन देना चाहते हैं, अदरवाइज वो ये इस सवाल की तरफ आएंगे भी नहीं. A ventricular depolarization when traveling minus 90 degree in the frontal plane will cause a large negative deflection which lead. अब ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये क्यों है. सबसे पहले इसके लिए हमें लीड्स की अरेंजमेंट और उनके एंगल्स पता होने चाहिए. जो एंगल्स है वो तो आप लोग को वैसे पता होने चाहिए, तो वो मैं दिखाता हूँ. ये हमारे पास लीड्स हैं. अब जो ये एंगल्स है ना, ये हमारे पास लिम्ब लीड्स के हैं, जिसमें से बाइपोलर 3 होगी 1 2 3, और 3 यूनिपोलर AVL AVR और AVF. जो V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6 है वो ये नहीं है.
तो आप लोग देख सकते हैं लीड 1 का हमारे पास 0, लीड 2 का 60, लीड 3 का 120। अच्छा, अब आप लोग को एक और बड़े मजे की बात बताता हूँ। मैंने जैसे कि बताया कि जो नॉर्मल ईसीजी हम आप लोग ये डायग्राम में देखते हैं, जो मैंने आप लोग को गाइटन की डायग्राम भी दिखाई। नॉर्मल ईसीजी मैंने आपसे कहा था लीड 2 की देखी जाती है, ये आप लोग देख सकते हैं लीड 2 की ईसीजी देखी जाती है। और जो हार्ट का नॉर्मल एक्सिस है वो ऑलमोस्ट 59 टू 60 डिग्री है। तो देखें लीड 2 का एंगल भी 60 डिग्री है और जो नॉर्मल हार्ट का एक्सिस है वो भी 59 टू 60 डिग्री है। ये रीजन है कि लीड 2 की ईसीजी सबसे पहले देखी जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सिस जो है उस पर बिल्कुल लाई कर रही होती है। फिर उसके बाद AVL है जो कि -30 है, AVF है जो कि +90 है और AVR है जो कि +210 है। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है -90। अब फिर से स्टेटमेंट में पढ़ाऊंगा, फिर मैं इधर वापस आऊंगा। A ventricular depolarization wave when traveling -90 in the frontal plane। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेव क्या होती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइज जब हो रहा हो ट्रेवलिंग -90 डिग्री इन फ्रंटल प्लेन विल कॉज नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन द लीड। अब लीड में नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो रही है। अब हम लीड देखते हैं कि -90 पे कौन सी लीड है। -90 पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे AVF का माइनस साइड है। AVF +90 होती है। अगर +90 पे फ्रंटल प्लेन के डिफ्लेक्शन हो रही होती तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वो कह रहे होते। अब वो नेगेटिव साइड पे हो रही है, इसका मतलब है AVF की जो नेगेटिव साइड है यहाँ पे इधर डिफ्लेक्शन है। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, -19 विल कॉज लार्ज नेगेटिव डिफ्लेक्शन AVF में। अगर यहाँ पे ही ये जो +60 होता, फॉर एग्जांपल इसी का यहाँ पे +60 होता तो क्या होता, लीड 2 की डिफ्लेक्शन और यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता तो लीड 2 के बारे में बात हो रही होती। यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता और यहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात हो रही होती तो वो तो 0 डिग्री की आप लोग को पता है कि एक ही डिफ्लेक्शन होगी, तो वो हमारे पास लीड 1 होती। यहाँ पे ही हमारे पास +90 होता या -90 की जगह, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन AVF होती। तो ये आप लोगों से पूछा जाए, आप लोगों ने बस उस टाइम देखने के डिफ्लेक्शन किधर की पूछी हुई है, उस एंगल पे कौन सी लीड लाई करती है, और देन आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट बताया मैंने आप लोग को। ये अगेन मुश्किल MCQs। A 60-year-old woman had the following EKG recorded at the local emergency room following an automobile accident. Her weight was 70 kg and her aortic blood pressure is 140/80. What is mean electrical axis of the standard lead 1, 2 and 3? आप लोग को इंथोवियस रूल भी बताया कि लीड 1 और 3 का एडिशन इज इक्वल टू लीड 2 होता है, और जो नॉर्मल एक्सिस जो मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस होता है ना वो हमारा लीड 2 का होता है। तो हमने लीड 1 और लीड 3 के एक्सिस से प्रिडिक्ट करना होता है कि लीड 2 का एक्सिस कहाँ पे होगा। वेक्टर एडिशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी थी इन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर प्रोबेबली। तो वेक्टर एडिशन का रूल ही इसमें फॉलो होता है, हार्ट के वेक्टर्स का कोई अलग वेक्टर नहीं है, वही रूल फॉलो होता है। अब लीड 1 और लीड 3 है, इसमें से देख सकते हैं ये क्यू हमने देखना था QRS इंटरवल कहाँ पे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो ये इस लाइन के ऊपर होगा जो कि PR लाइन है, तो आप लोगों के PR सेगमेंट है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, और अगर इसके नीचे होगा तो ये हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। अब हमारे पास लीड 1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, लीड 3 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। लीड 1 हमारी 0 डिग्री पे पड़ी हुई है और लीड 3 हमारी पॉजिटिव जब होगी तो 120 डिग्री पे पड़ी हुई है। अगर नेगेटिव होगी, अब ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो हो रही है, तो यानी ये कहाँ पे है, ये नेगेटिव साइड पे है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि लीड किस तरह नजर आ रही होगी। ये देखें, ये हमारे पास लीड 1 हमारे पास पॉजिटिव आया है, तो ये पॉजिटिव। ये लीड 3 का हमारे पास नेगेटिव आया है, तो ये नेगेटिव आप देख सकते हैं कि ये -60 है, तो ये पॉजिटिव है, ये -60 है। अब जो एक्सिस है मीन एक्सिस लीड 2 का वो -60 और इसके दरमियान में लाई करना चाहिए, कोई भी हो सकता है बिटवीन 0 टू -60। अब हम ऑप्शन में पहले तो देखते हैं, सबसे पहले आप लोग के लेवल पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो एक ही ऑप्शन इसके दरमियान का देंगे, बट ये आप लोग के लेवल की बुक मैंने गाइड एंड रिव्यू बुक से MCQ उठाए हुए,
हम देखते हैं इसके अंदर दरमियान कौन से दो लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसके दरमियान में हमारे पास लाई कर रहा है एक -950 लाई कर रहा है एक -12। अब हम देखेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये -12 है कि -50 है। इसका भी बहुत इजी तरीका है। पहले हमने देखा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। अब हम देखेंगे इनकी पीक, यानी QRS की पीक कितनी है, ऊंचाई। अब हम देखते हैं लीड 1 की ऊंचाई ज्यादा है कि लीड 3 की डेप्थ ज्यादा है। तो हम अगर गिने बॉक्सेस 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 1 2 3, यहाँ पे 3 है, तो यानी डेप्थ किसकी ज्यादा है, 3 की ज्यादा है। तो यानी अब जिसकी पीक ज्यादा होगी एक्सिस उसकी तरफ होगा। तो एक्सिस उसकी तरफ हम देखते हैं, एक्सिस उसकी तरफ कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अब इसकी हमारे पास एक्सिस कहाँ पे होना चाहिए था, हमारे पास एक्सिस 0 to -60। अब हमारे पास दो ऑप्शन इसके दरमियान लाई कर रही थी, -12 और -50। अब पीक हमारे पास लीड 3 की ज्यादा थी, तो हमारे पास एक्सिस किसके करीब होगा, लीड 3 के करीब होगा। तो लीड 3 के करीब एक्सिस क्या होगा, -50। तो इसका आंसर -50 इसलिए। आई थिंक आप लोग को ये मैंने सबसे इजी और सिंपलेस्ट वे में इस कॉन्सेप्ट को कन्वे किया है, जो कि आप लोग अगर खुद करने बैठेंगे यू विल टेक आवर्स मंथ्स, और आप लोग को फिर भी नहीं समझ आएगी। ये लीड 1 और लीड 3, मीन एक्सिस लीड 2 का होता है। उसकी रीजन मैंने आप लोग को बताई है, बिकॉज लीड 2 और हार्ट का एक्सिस ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वेक्टर इसी तरह बनाए, ये डिपेंडिंग, ये क्यों इसकी इतनी लेंथ है, इसकी लेंथ इसलिए इतनी है कि इसकी ऊंचाई से देखी गई है, इसकी लेंथ ये ज्यादा है, ये भी इसकी पीक से ली गई है। जब एक बारी इनकी लेंथ वो ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस पे, अकॉर्डिंग टू पीक वो ड्रॉ करते हैं डॉक्टर, फिर उसके बाद वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर जो लीड 1 है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखें जहां पे खत्म हो रही है उनका परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ किया। जिधर परपेंडिकुलर्स ने, दो के परपेंडिकुलर्स ने आपस में इंटरसेक्ट किया है, उसको हमने मिडल से मिला देना होता है, फिर एंगल चेक कर लेना होता है। जो एंगल होता है वो हमारे पास एंगल होता है हार्ट का। और ये अब डेविएशन हुई है हार्ट की, हार्ट -50 एंगल पे आई, और हार्ट का नॉर्मल एंगल क्या था, +60। यानी हार्ट डेविएट हुआ हुआ है, किस साइड पे हुआ हुआ है, माइनस वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे। यानी माइनस वाली डेविएशन क्या होगी, हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। What is the heart rate using lead 1 for the calculation? lead 1 कैलकुलेशन, कोई भी लीड यूज कर सकते हैं हम कैलकुलेशन के लिए। लीड 1 कैलकुलेशन के लिए क्या हमने, बस हमने एक बेसिक चीज ध्यान में रखनी है, हमने दो आर के दरमियान में इंटरवल देखना है, बॉक्सेस देखने हैं। ये आर वेव है, ये आर वेव है, इसके दरमियान में हमारे पास ऑलमोस्ट 3 बॉक्सेस ये आए हुए हैं लार्ज, और 2 स्मॉल बॉक्सेस है, यानी 3 और 2 स्मॉल बॉक्सेस, एक स्मॉल बॉक्स 0.2 लार्ज बॉक्स होता है, तो 3.4 हुआ। तो 300 को हम 3.4 से डिवाइड कर देंगे, सो इट्स 88। तो अब ये आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा होगा क्योंकि ये इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही। तो हम इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस गिनेंगे, आप लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस सिंपल से गिन सकते हैं, और उसको 1500 से डिवाइड कर दें तो वो बहुत इजीली आंसर आता है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अच्छा, ये तो पहले से ही बीटा आ गया। अब देखें, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्यों आंसर था, मैंने आप लोग को बताया लेफ्ट एक्सिस डेविएशन थी। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों नहीं थी, इसकी रीजन भी मैं बताऊंगा। पहले तो हमारे पास देखिए वो -50 पे था, यानी माइनस वाली साइड पे अगर डेविएशन होगी तो लेफ्ट एक्सिस होगी, अगर ये 90 से इधर जाता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन थी, तो वो राइट एक्सिस डेविएशन होनी थी। तो हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन में माइटल वॉल्व स्टेनोसिस आ सकता था। माइटल वॉल्व स्टेनोसिस किस में से निकल गया, ये नहीं आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ही करवाएगा, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस राइट एक्सिस करवाएगा, तो वो भी निकला राइट बंडल ब्रांच को। दो हमारे पास निकले COD, ABD, ABE। अब इसमें से एक ऑप्शन होना है। माइटल वॉल्व स्टेनोसिस, ये हमारे पास कोई डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि इस
पता नहीं है कि स्टेनोसिस हुआ भी हुआ है कि नहीं, तो ये ईसीजी से एज सच नहीं फाइंड होगा। अब हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ होगा ना, तो क्यू आर एस का जो बीच में फासला होगा, जो क्यू आर एस वेव है, इसका जो बीच में फासला होगा वो ज्यादा होगा। और अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, तो क्यू आर एस इंटरवल में थोड़ा सा तो फासला इंक्रीज होगा, लेकिन एज कंपेयर इतना ज्यादा फासला इंक्रीज नहीं होगा। तो अगर हम पीछे जाके फिर से देखें डायग्राम को गौर से, तो अगर हम नॉर्मल ईसीजी देखें ना, नॉर्मल फाइंडिंग्स देखें, तो क्यूआरएस इंटरवल में इतना गैप नहीं होता, ये बहुत ज्यादा गैप है। तो ये क्या हमारे पास शो कर रही है, ये हमारे पास शो कर रही है कि इसका गैप ज्यादा है। तो ये हमारे पास या तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी या लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये गैप कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। तो हमारे पास प्रेफरेबल आंसर होगा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या है? जो करंट होता है वो हमारे पास किस तरह ट्रेवल करता है, एसए नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, एवी नोड के बाद हमारे पास वो बंडल ब्रांचेस में जाता है, लेफ्ट बंडल, राइट बंडल, फिर परकंजी फाइबर्स में जाता है, परकंजी से वेंट्रिकुलर में जाता है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई हो ना, तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट फिर भी स्पीड से चल जाता है, जल्दी से डीपोलराइजेशन करवा देता है। लेकिन अगर ब्रांच ही ब्लॉक हो गई हो, तो ब्लड तो हमारे पास स्लो जा रहा होता है, वो स्लो स्लो जाएगा, फिर परकंजी फाइबर्स में जाएगा, परकंजी फाइबर फिर वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजेंगे और फिर डीपोलराइजेशन होगी। ये लीड टू है, लीड टू आपको पता है इस तरह की नहीं होती, इसका पॉजिटिव बड़ा होता है। लीड टू जो नॉर्मल लीड, जो नॉर्मल ईसीजी आप लोग देख होते हैं उसमें ये बड़ा होता है और नीचे इतना ज्यादा नहीं गया होता। तो ये नीचे जाने का मकसद यानी ये नेगेटिव ज्यादा है, तो नेगेटिव यहाँ से भी फाइंडिंग शो कर रही है कि नेगेटिव एक्सिस डेविएशन है, यानी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। तो ये आप लोगों को उसका बता दिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अब ये एमसीक्यूज आप लोग को खुद आना चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन थिंक अबाउट इट। A ventricular depolarization wave when traveling 60 degree in frontal plane will cause a positive deflection in which of the following lead? तो आप लोगों ने सोचना है 60 डिग्री पे कौन सी लीड है और उसकी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो सकती है। तो पॉजिटिव 60 डिग्री पे यू नो नॉर्मल लिम लीड जो कि हम देखते हैं लीड टू प्रेजेंट है, तो इसका आंसर डेल्टा है। सो अभी के लिए इतना ही, फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। आई ट्राई के सब चीज़ों को सिंपल रखा जाए। यू कैन कमेंट ऑन अ वीडियो जो टॉपिक्स आप लोग को समझ नहीं आ रहे, आई विल डिस्कस देम एमसीक्यूज रिगार्डिंग उन टॉपिक्स के। और इसमें अगर कोई बात ना समझ आई हो या कोई गलती हो गई हो, यू कैन पॉइंट इट आउट, आई विल करेक्ट इट इन द कमेंट। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू एज मेनी पीपल ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।